हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे डॉलर शो का एंड आ चुका है, जहां पर बाम ने हाकिन को पेल के रख दिया और उसे ये पावर मिली उन 1 बिलियन लोगों की तड़पती हुई आत्माओं से, जिसको वाइट ने मारा था अपने फायदे के लिए। जहाँ दूसरी तरफ हमें पता लगा कि रोइन ने आके अपना सेक्रीफाइस क्यों किया था, जिसके पीछे उसका लव था डैनियल के लिए, और कैसे बोरो, विलियम और 22 लोग के बीच में भी सभी चीज सॉर्ट आउट हो चुकी है फाइनली। वहीं दूसरी तरफ यूरी को पेडो से पता लग चुका है कि कैसे एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बैम के लिए बिछा हुआ है कि वो जीत कर भी नहीं जीत सकता। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से नीचे लाल वाला बटन दबा दीजिए, जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे बैम ने मीसन को बचा लिया और सभी लोग अब उसके आसपास आके खड़े हैं। जब लैक उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो टर्टल, और कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? इस पर बैम उसे कहता है कि वो ठीक है, लेकिन जो पावर उसने भी 1 मिनट पहले महसूस की थी वो गायब हो चुकी है, जिसे वो महसूस कर पा रहा था। और हम देखते हैं तभी हाकिन की लास्ट क्लोन को उसके सामने आते हुए, जो उसे कह रही थी कि तुम कितने ज्यादा रिमार्केबल हो, और यहाँ तक बोलती है कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि तुम इस पावर को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। मुझे तो ये लगता था कि तुम्हारा दिमाग कोलैप्स कर जाएगा इतनी खतरनाक पावर को यूज करने की वजह से। इस पर लैक उसे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्लोटिंग टर्टल मेरे एक आदमी को इतनी खतरनाक पावर देने की? जिस पर क्लोन थोड़ा सा मुंह बनाकर उसे कहती है कि फ्लोटिंग टर्टल किसे कह रहे हो तुम, और मेरी वजह से ये जीता है तो मुझे थैंक्स करना चाहिए। लेकिन से ठीक बात वो बैम को थैंक्स करती है, इसलिए क्योंकि उसी की वजह से उन आत्माओं का गुस्सा थोड़ा तो निकल पाया हाकिम के ऊपर। और उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो तुम्हें फ्यूचर में भी हेल्प जरूर करेंगी। जहाँ बाम सामने से बैठे हुए उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, ये क्लोन अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए कहती है कि ऐसे तो कोई परफेक्ट रिवेंज जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब हमने हाकिम को धूल चाटते हुए देखा तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और इसी के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक यू करना चाहती हूँ, जियोव्यूल ग्रेस। जब बैम भी उसे धन्यवाद करता है ये पावर उधार देने के लिए, और तभी पीछे से डैनियल वहां आ जाता है और उसे कहता है कि जो तुमने अभी बात कही थी कि सारी आत्माओं को जमा कर रखा था हाकिम ने, तो क्या इसका ये मतलब है कि रोइन युवा भी तुम्हारे अंदर है? जब पीछे से विलियम उसे कह रहा था कि तुम एक पेशेंट हो इसलिए आराम से पड़े रहो, लेकिन डैनियल, साची, विलियम सबकी बात को इग्नोर करते हुए उसे पूछता है, तो क्या वो भी तुम्हारे अंदर ही है? इस पर क्लोन कहती है, हाँ शायद, लेकिन उस डैनियल को साफ मना कर देती है कि वो चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है, और जितनी पर्सनैलिटीज, जितनी भी आत्माओं के उसके अंदर थी वो सभी अब गायब हो चुकी हैं, और इसीलिए अब चाह कर भी वो रोइन को वापस से जिंदा नहीं कर सकती। और वो ये भी कन्फेस कर लेती है कि उसने ये बात चीज झूठ कही थी सिर्फ इसलिए ताकि उसे गेम में इंटरव्यू करने का मौका मिल सके, जिसके बाद उससे माफी भी मांगती है। इस बात को सुनकर डैन थोड़ा सा निराश हो गया था, लेकिन उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए उससे कुछ बात कह सकती हो उसकी आत्मा से जो तुम्हारे अंदर है? और हम देखते हैं पहली बार डैन को स्माइल करते हुए, जो कहता है कि उसे कहना कि मैं भी उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये पहली चीज थी जो मैं उससे कहना चाहता था अगर वो वापस जिंदा हो पाती, ताकि कैसे वो मुझे सिर्फ अपना कन्फेशन कर चली गई बिना मेरा जवाब सुने, और मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझे करती हो, और इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ मुझे जिंदा रहने के लिए अपना सेक्रीफाइस करने का। जिसके साथ ही विलियम और आसपास के लोग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। डैनियल रोते रोते कह रहा था, थैंक यू फॉर लविंग मी। वही सीन फोकस करते वापस हाकिन के ऊपर, जो कि लावा में गिरने ही वाला था, और उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आ रही थी अपने पिता की, जहाँ फादर फादर चिल्लाते हुए अपने बाप के पीछे भाग रहा था। और यहाँ हम पहली बार देख पाते हैं एरी फैमिली के फैमिली हेड को, जिसका नाम था एरी हॉर्न, जिसको रोकने की कोशिश कर रहा था हाकिन जब वो छोटा था। और उसे देखकर उसका पिता उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर हाकिन उसे अपना नाम बताता है, और ये भी कहता है कि शायद मैं आपको याद ना हूँ, लेकिन मैं वो हूँ जिसे आपका प्राउड खून मिला है फादर, और मैं यहाँ वैसे ही आ गया जैसे मैंने सुना कि आप फ्लोटिंग कासल पर आए हो। और इसके साथ हाकिन रिवील करता अपना सपना, जो कहता है कि मैं एक दिन आपसे भी बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ फादर। जिस पर सुनकर एरी हॉर्न थोड़ा सा स्माइल करता और कहता है, क्या ऐसा है? और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है कि उसे कुछ दिखाना चाहता है। ये सुनकर छोटे हाकिम को बहुत ही खुशी हुई थी, जो हम उसके चेहरे से भी देख पाते हैं। और कुछ समय बाद ये दोनों एक बहुत ही बड़े कासल के सामने खड़े होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। और उसके पिता के पूछने पर हाकिम उसे कहता है कि बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है दिखने में, और लेकिन वो यहाँ कभी कभी आ पाता है, ज्यादातर उसे विंडो से देख पाता है क्योंकि उसे बाहर जाना अलाउड नहीं। और ये पहली बार है जो उसने सामने से इस चीज को देखा है। जिस पर उसका फादर हंसते हुए पूछता है, क्या सच में तुम सही कह रहे हो? जिस पर हाकिम से कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अभी एक कोई रेगुलर नहीं हूँ और इसीलिए मुझे हमेशा कासल के अंदर ही रहना पड़ता है।
लेकिन मैं यहाँ जरूर आऊंगा एक दिन, जैसे ही मैं रेगुलर बनने के लिए चूज कर लिया जाऊंगा। यहाँ एरियन, जो कि हाकिन का फादर था, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये मेरा फ्लोर है और मेरा क्लैन। यहाँ सब कुछ मेरे लिए बनाया जाता है और मेरे लिए गाने भी गाए जाते हैं। सिर्फ हाफ फैमिली और कून फैमिली ही 10 फैमिलीज में से हमारे बराबर के हैं जो ग्रेट हैरी सॉर्ड के सामने टिक सकते हैं। और इसीलिए हाकिन, ध्यान से सुनो, तुम कितना भी ज्यादा हार्ड मेहनत कर लो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा कि तुम कभी भी मुझे सरपास कर सको। जहाँ हाकिन के साथ हम भी रियलाइज करते हैं कि इसका फादर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर पर्सनैलिटी है जिसका लेवल कुछ अलग ही है। वहीं एरियन अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए कहता है कि पेट नीचे काम करने वाले नौकर चाकर हो, मेरी बीवियां हो या मेरे काउंटलेस बच्चे, तो सभी एरी फैमिली में सिर्फ एक ही पर्पस सर्व करते हैं और वो है मेरे लिए सेक्रीफाइस करना। उनकी चमड़ियाँ, उनकी हड्डी और यहाँ तक कि उनके खून को भी जमा करके मैंने क्रिएट की है सबसे बड़ी और सबसे महान तलवार, जिसका नाम है एरी ब्लेड। और उससे भी ऊपर हूँ मैं, तुम्हारा पिता, जो कि इस पूरी जगह का सम्राट हूँ। और इसीलिए अगर तुम इस सॉर्ड का पार्ट बनना चाहते हो तो तुम और भी ज्यादा ग्रो करो और एक दिन मुझे सेक्रीफाइस कर दो अपना सब कुछ। लेकिन अगर तुम सच में मुझे सरपास करना चाहते हो तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ और तब तक मत लौटना जब तक तुम्हें खुद ही बहुत बड़े डीमन ना बन जाओ। जहाँ प्रेजेंट में हाकिन को इस सारी बातें याद आ रही थी जो कि उसके पिता ने उससे कही थी आखिरी बार। जहाँ ठीक इसी मोमेंट पे हाकिन के पास वाली एक दीवार में क्रैक आ जाता है और हम देखते हैं वहां से गिरते हुए बॉइलिंग एसिड को, जिसे हाकिन नोटिस कर लेता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कून और रिचल को, जो अभी भी सबरीन के अंदर ही बैठे थे। जहाँ कून रिचल को कहता है कि लगता है रिजल्ट आ गए और इसीलिए जैसा कि हमारा ऑफर था, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ था और तुम और बैम कहाँ से आए हो टावर में। जहाँ रिचल का मुंह सूजा हुआ था क्योंकि वो एक बार फिर से हार गई। वही बाहर हर तरफ दीवारें टूट रही थी और एसिड चारों तरफ से गिरना चालू हो चुका था और अब बाकी लोगों ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था। जहाँ पे बैम उन्हें चिल्लाते हुए कह रहा है कि तो वही लावा है जिसको लेके पहले ये गेम हो रहा था। सारे शोर शराबे को सुनकर कौन भी सोचने लगता है क्या कि बाहर क्या चल रहा है और वो भी विंडो से नोटिस करता है उस बॉइलिंग एसिड को। जब मन में सोचता है मुझे पता ही था कि फक कभी भी हमें फेयर तरीके से जीते नहीं देगा। और रिचल कहती है कि हाँ, फक का कभी भी इंटेंशन ही नहीं था तुम लोग को यहाँ से जिंदा जाने का, और उसे बताती है कि जगह तुरंत ही बॉइलिंग एसिड से फिल हो जाएगी और शुरू से यही प्लान था इन सभी को मारने का, चाहे कुछ भी हो जाए। और फक के लिए सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है स्टोरी का जो कि चालू होने वाली है आने वाले समय में। और चाहे ये लोग कुछ भी अचीव कर ले, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, लेकिन फिर भी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होगी जो डायरेक्शन पहले से ही सेट कर दिया गया है। और हम देखते हैं अब वापस से यूरा हाक को, जो कि स्माइल कर रही थी और मन में सोच रही थी मैंने सोचा तो नहीं था कि चीजें ऐसे एंड होंगी, लेकिन हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसके साथ इतने टाइम बाद वो अपना पहला मूव चलती है कहते हुए मुझे रेडी हो जाना चाहिए हमारे दूसरे कॉन्सर्ट के लिए, और अपने बड़े से बैग के अंदर हाकिन को बंद कर लेती है और रिचल को भी वहां से भागने के लिए आवाज देती है। जब कून उसे रोकने की कोशिश भी करता है। ये सुनकर रिचल जाते हुए से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताऊंगी, हम वहां जा रहे हैं ट्रेन पे रहते हुए जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की मौत हुई थी, उस फ्लोर पर जहाँ पे एंड्रयू ने मारा था टावर के एडमिनिस्ट्रेटर को, और वही जगह जहाँ पर मिला था बाम का थ्रोन। अगर हम वहाँ पे जा पाए और दूसरे थ्रोन के हिस्से को भी ढूंढ लिया तो हमें भी बैम की असली आइडेंटिटी पता लग सकती है। क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस जानने के लिए कि असल में बैम है कौन। रेचल उसे बाय कहते हुए वहां से चली जाती है और एक ताना भी देती है कि अगर तुम मैनेज कर लो किसी तरह यहाँ से बचने की तो जरूर मिलेंगे तुमसे वापस। इसके साथ ही रिचल सबमरीन से नीचे कूद जाती है जहाँ पे यूरा हाउस से पिक करने के लिए रेडी थी। वहीं हम देखते हैं बैम को जिस चीज को नोटिस कर लेता है और चिल्लाते हुए रिचल को आवाज लगाता है, जहाँ रिचल भी उसे नोटिस कर लेती है। और पहली बार जिसका हमें इंतजार था, बैम उसे साफ शब्दों में कह देता है कि अपने आप को तैयार कर लो, अगर हम दोबारा मिले तो हम दुश्मन होंगे। वही सीन ऑफ शिफ्ट होके वापस से यूरी और इवान पे फोकस करता है जो वहां से भागना शुरू कर चुके थे। यूरी इस चीज से थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी कि इस मुच्छर ने बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग लगाया है और उनको फंसा लिया है, और इस बात पे काफी गुस्सा आ रहा था कि कैसे पेड्रो ने उन्हें ये रास्ता बताया, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चिढ़ मच रही है कि पेड्रो ने मरते मरते भी उसे काफी ज्यादा इरिटेट करके रख दिया है। और हम देखते हैं 10 मिनट पहले की चीज जो कि इंजीनियर ऑफिस में था, जहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बैम जीत जाता है और यूरी से देख के काफी ज्यादा खुश थी और ये कह रही थी मुझे तो पहले से ही पता था कि बैम कभी हार ही नहीं सकता। पेड्रो मरते मरते सोच रहा था कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हाकिन हार गया, जबकि सारे रूल हाकिन के फेवर में फिक्स किए गए थे और चीजों को इस तरीके से किया गया था ताकि उसे अपने सारे क्लोन मिल जाए। लेकिन वो सही में बहुत बड़ा गधा है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाइट का रिजेक्शन कोई अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद पेड्रो कहता है कि आखिर हमारे बीच में शर्त थी, तो इसलिए मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि लड़का कहाँ पर है। ये सुनकर
यूरी भी थोड़ा सा खुश हो जाती है कि फाइनली तुमने थोड़ा सा तो ढंग का बात की। जहाँ पेट्रो से अपना ऑर्ब देता है और ये कहता है कि ऑर्ब तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जहाँ वो लड़का है, इसे लेकर तुम जा सकती हो। लेकिन वो जाते जाते उन्हें एक वार्निंग भी देता है कि अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करती हो तो चाहे तुम कितनी भी जल्दी कर लो, तुम वहां पर टाइम पे कभी भी नहीं पहुंच सकती और तुम्हें कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। जबकि दूसरी तरफ उस जगह पे बॉइलिंग एसिड कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोर तक पहुंच जाएगा और चाहे तुम कितनी भी जल्दी कर लो, तुम बैम की जिंदगी नहीं बचा सकती। और इसी के साथ ही उसे गुड लक कह के वहीं बेहोश हो जाता है। जब प्रेजेंट में यूरी अभी भी उसे गाली दे रही थी क्योंकि वो मरते मरते भी काफी जर्क की तरह उसका बिहेव करके गया था। यूरी इवान को भी कहती है क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कोई शॉर्टकट है, क्योंकि सही से हम कभी भी नहीं जी सकते अगर हम इस रूट को फॉलो करते हैं। लेकिन इवान उसे कहता है कि बाकी सारे रास्ते खत्म कर दिए गए हैं और जिस तरीके से हम जा रहे हैं हम कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी इवान की माइंड में कोई चीज क्लिक करती है और कहता प्रिंसेस 1 मिनट, जिस पर यूरी के पूछने पर उसे बताता है कि उसने वो तरीका ढूंढ लिया है ताकि वो जल्दी से बैन से मिल सके। ये सुनकर यूरी भी काफी खुश हो जाती है, उसे कहती है कि जल्दी से रास्ता दिखाओ। लेकिन इवान उसे कहता है प्रिंसेस ये उतना आसान नहीं होने वाला, और यहाँ तक कहता है कि अगर आप उस रास्ते फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और इसीलिए उससे फाइनल बार पूछता है क्या आप उसके बाद भी वहां जाकर उससे मिलना चाहोगी प्रिंसेस। इस पर यूरी से कहती है ठीक है मुझे रास्ता बताओ। इस पर इवान उसे कहता है कि हमारे ठीक नीचे पानी जा रहा है बॉइलिंग एसिड के साथ ही उस जगह तक जहाँ पर कोर है। ये मटेरियल वर्कशॉप वालों ने बनाया है जिसके बारे में से वो नहीं पता है, और यही पॉसिबली सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है कोर तक पहुंचने का। और वहां जाने के लिए हमें पानी के बहाव के साथ ही जिसमें बॉइलिंग एसिड भी मिक्स हो रहा है नीचे तक जाना होगा। लेकिन अगर यूरी ने अपनी पावर यूज की तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को ये चीज नोटिस हो जाएगी और इसीलिए उसके नीचे उन्हें बिना शिंशु का यूज किए जाना होगा। और हम देखते हैं यूरी का रिएक्शन, जो समझ जाती है कि आखिर इवान क्या कह रहा है। उसे अपनी बॉडी के साथ बिना कोई शिंशु यूज किए यानी कि बिना किसी शील्ड के एसिड फिल्ड वाटर के साथ नीचे जाना होगा। इस रिएक्शन को देखकर इवान खुश हो जाता है, उससे कहता है हाँ हाँ सही में ये बहुत ही खतरनाक है, और अगर आपकी बॉडी को कुछ हो गया फिर जहाँ तभी उसकी कानों में एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है जहाँ यूरी से कह रही होती है कि तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो लगा था कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तुमने इतने सीरियस होकर जो कहा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें इवान गुस्सा होकर से कहता है कि आपको दिमाग खराब हो गया प्रिंसेस, पानी के अंदर बॉइलिंग एसिड मिक्स होगा जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। ऐसे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये अपनी पावर यूज करती, लेकिन ऐसा अभी नहीं किया जा सकता। जिस पर यूरी उसे बहुत ही देर मुक्का सर पे मारती है और उसे कहती है क्या तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस मोमेंट पे इवान। चलो मान भी लेते हैं कि 0.5% चांस है मैं मर जाती हूँ उस एसिड की वजह से, लेकिन क्या तुम सोच भी सकते हो हम क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं इस थोड़े से रिस्क को उठाकर। हम उन लोगों को बचा सकते हैं जो थोड़ी समय में मरने वाले हैं। इसके साथ यूरी के फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है कि हम उन्हें बचा सकते हैं। और सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है वापस बैम और बाकी लोगों के पास जहाँ चारों तरफ से बॉइलिंग एसिड गिर रहा था, और हम देखते हैं मिस्टर कसानो को और बाकी लोग को जहाँ यूरा रेचल को अपने बैग में पैक करने के बाद उन लोग को भी अपने साथ ले जाती है। जहाँ ट्रेवलर जाते हुए जूल ग्रेस से माफी मांगता है, लेकिन उसे अब जाना ही होगा। वही बैम के मन में अभी भी वही उसके लास्ट शब्द चल रहे थे कि अगली बार जब हम मिलेंगे हम पक्का एनिमीज होने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं यूरा को अपनी स्पेशल स्किल को यूज करते हुए जो अलग से स्टार्स फॉर्म होते हैं, जिसका यूज करके वो अपने सभी दोस्तों को टेलीपोर्ट कर लेती है अपने बैग के साथ। उनको जाते हुए देखकर प्रिंस मन में सोचता है कि हमें उससे पहले पूछ लेना चाहिए था ताकि हमारे फ्रेंड डीमन को भी ठीक कर दे। यहाँ पिंजरे के अंदर से ब्लेड्स रह गया था जो देखकर काफी इंप्रेस हुआ था कैसे यूरा तुरंत गायब हो गई। और वो अपने साथी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए चैंग, लगता है गेम खत्म हो गया, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि चैंग उन दोनों लोगों में इंटरेस्टेड था जो भी अब नहीं रहे, एंजल और बोलेसर मैड डॉग। और इसी को हम देखते हैं कि तुरंत पिंजरे को खुद ही तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और इससे पहले वो डिसाइड करते हैं कि वहां से कैसे बच के निकलेंगे। हम देखते हैं ट्रेन असिस्टेंट को जो मन में सोच रहा था कि यूरा को वो लोग इसीलिए लेके आए थे ताकि वो यहाँ से बचकर जा सके, और अब हर तरफ बॉइलिंग एसिड है और हम सभी मरने वाले हैं। तो हम देखते हैं रैक को जो कि बैम को समझाता ब्लैक टर्टल अभी कोई टाइम नहीं है रेचल को देखते हुए उसकी यादों में खो जाने का और यहाँ खड़े रहने का, क्योंकि ब्लू टर्टल अभी फंसा हुआ था। और हम देखते हैं ऊपर सबमरीन में जिसके अंदर बैम कून को देखता है फंसा हुआ था। कून पहले से नीचे गिर गया था और सोच रहा था कि इस बार सही में रेचल ने उसे फंसा लिया, लेकिन उसे रेचल की आखिरी बात भी याद आ रही थी क्योंकि रेचल उसे जाते हुए कहा था वो फ्लोर ऑफ डेथ की तरफ जा रही है, और इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए उसे उसके पीछे जाना ही है। और ठीक इसी पॉइंट पे हम नोटिस करते हैं कून के साथ स्वीट फिश को। वही नीचे से लैक ब्लैक टर्टल के साथ ऊपर जा
रहा था कून को बचाने के लिए और लगातार बैम को मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि हमें जल्दी से उसे बचाना होगा वरना वो मारा जाएगा। और ठीक इसी वन पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ी स्वीट फिश को। रैक भी इसे देखकर चौंक जाता और कहता है ये स्वीट फिश टर्टल कहाँ से आ गई। और हम देखते हैं स्वीट फिश के मुंह में कून को बैठे हुए, जो कि अपना दिमाग लगा के वहां से बच गया था। जैसे ही वहां से कूदता है बैम उसे किसी तरह बचा लेता है नीचे गिरने से। कि ठीक बाद ही स्वीट फिश टर्टल पूरी तरह से जल जाती है। हम देखते हैं कून, बाम और रैक को, जो कि फ्लाइंग चिंचू में बैठे हुए थे और अब डिसाइड कर लेते हैं क्या कि अब करना क्या है, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी इमोशनल होने का नहीं है। वही रैक बार बार कून को कह रहा था कि जल्दी से सोचो नंबर 2 टर्टल, हमें यहाँ से कैसे बचना चाहिए, जल्दी अपना दिमाग लगाओ और कुछ सोचो। जिस पर कून गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है अल्फागो, और तुम मुझे नंबर 2 क्यों कह रहे हो बार बार। को नोटिस करता है आसपास जहाँ तो से एसिड लगातार बढ़ते ही जा रहा था और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसे विश्वास था कि बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। जहाँ वो गाइड को देखता है जहाँ रून उसी की तरफ देख रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि रून उसे क्या कहना चाहती है। को नोटिस करता है ऊपर कुछ और, जहाँ वो बैम को कहता है ऊपर देखने के लिए और ये सजेस्ट करता है कि हमें ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन रैक का कहना था कि एसिड वहीं से आ रहा है तो वहां जाना बेवकूफी है, क्या टर्टल पगला गया है। लेकिन कून सभी को कहता है कि चाहे कुछ भी करो किसी भी तरीके से ऊपर तक पहुंचो। जब बोरो को भी चीज समझ नहीं आती, लेकिन साची का मानना था कि हमें इस मोमेंट पे उसे भी ट्रस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं साची को अपना जादू यूज करते हुए, जहाँ स्पेल से यूज करते हुए रास्ता बना रहा था ऊपर तक जाने का। और बोरो को ही कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि तुम बहुत यार नेगेटिव सोचते हो। और हम देखते हैं साची के द्वारा बनाया हुआ एक रोज वाइन, जिस बेल के ऊपर चढ़ के सभी लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जहाँ कून, रैक और बाम भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रैक अभी भी टर्टल नंबर 2 यानी कि कून से पूछा था कि हम ऊपर जा क्यों रहे हैं। जिसपे कून उसे कहता है कि रून ऊपर देख रही थी तो शायद रून की पावर वापस आ गई है, जो कि गाइड के पास होती है, क्योंकि एमिली या रेचल यहाँ से गायब हो चुके हैं, जो उसकी पावर से अभी तक छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्यूचर नहीं देख पा रही थी और हमें रास्ता नहीं दिखा पा रही थी। जब भाई सभी लोग पूरी जान से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, जब उनके पास 2 घायल लोग भी थे, विलियम और डैनियल, जिसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। डैनियल अब मरने की हालत में था, लेकिन साची उसे बार बार कह रहा था कि बस थोड़ा सा और सांस रखो, हम यहाँ से जिंदा निकल के रहेंगे। और तभी हम देखते हैं और भी ज्यादा बॉल एसिड को ऊपर से आते हुए, जहाँ सब काफी हद डर गए थे। और तभी उन्हें दूर से दिखते हैं 2 लोगों की परछाई। तो बैम उन्हें सबसे पहले नोटिस करता है, सोचता है क्या ये कोई इंसान है, लेकिन आखिर ये कौन हो सकते हैं। और वहां पे आवाज आती है एक बहुत ही प्यारी सी, जो होती है यूरी, जो कह रही होती है बैम को कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। एक स्माइल साथ से कह रही थी कि बच्चे, मैंने सोचा था कि मैं तुम सभी को यहाँ से कैसे बचाऊंगी अगर तुम इधर उधर फैले हुए होगे, लेकिन तुम लोग सही में कमाल के हो जो तुमने खुद ही फिगर आउट कर लिया कि तुम लोग को ऊपर आना चाहिए पहले से ही। और अब यूरी उसके काफी पास आकर उसे कह रही थी कि चलो ध्यान से देखते हैं तुम्हें, तुम पहले से थोड़े से लंबे हो गए हो, तुम्हारी बॉडी भी पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन तुम्हारा फेस ये अभी भी बेबी जैसा लगता है। हम देखते एक अलग ही खुशी यूरी के चेहरे पे, जो उसे कह रही थी कि चलो छोड़ो इन सब चीजों को, तुम सही में पहले से काफी बड़ी हो गए हो, लेकिन अभी इमोशनल मिलने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिसके साथ ही वो अलग से शिंशु बॉल का फॉर्मेशन करती है। इवान की पूछने उसे कहती है कि मैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसका यूज करने वाली हूँ, ताकि हम यहाँ से निकल जाएं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी पता नहीं लगेगा। हम देखते हैं एक अजीब सी लेयर सभी लोग के आसपास बन जाती है, जो कि एक्चुअली में शिंशु था। यूरी की पावर से सभी लोग एकदम से ऊपर ही तक चले जाते हैं, जहाँ सभी लोग सेफ थे। वहीं पीछे का साची यूरी को नोटिस करता है और सोचता है ये कौन है। हम देखते हैं बैम और यूरी को आमने सामने खड़े हुए, चाहे यूरी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। जब बैकग्राउंड में अभी भी साची बाकी लोगों से पूछा था इसके बारे में, वो कहता है कि कोई रैंकर लगती है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी स्टैंड पे हम देखते हैं यूरी को बहुत ही तेजी से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए, जब बैम को कुछ समझ नहीं आता। और तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं देखकर कि कैसे यूरी ने बैम को गले से लगा लिया है। और यूरी बस उसे इतना ही कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया किड, अभी के लिए तुम कुछ मत कहो, बस थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इस पर बैम खामी भर देता है। इसी ब्यूटीफुल से रियूनियन के साथ क्या यूरी का इंतजार एक तरफ खत्म हुआ और उसे बैम को वापस मिलने का मौका मिला। दूसरी तरफ जहाँ हाकिम जैसा इविल बंदा हार गया, जिसके अपने कुछ सपने थे अपने फादर को सरपास करने के, वही दूसरी तरफ वो अभी भी जिंदा बच गया। और रेचल और बाकी लोग आखिर प्लान क्या कर रहे हैं और वो फ्लोर ऑफ डेथ पर कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे कोई एंड्रयू नाम का बंदे ने एडमिनिस्ट्रेटर को ही मार दिया था। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए स्टार ऑफ गॉड के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसके साथ ही हमें कमेंट करिए, सजेस्ट करिए आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।